हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी एग्जाम में हर साल मोटा मोटी इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। मैं इस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में, एनिमेटेड वे में कवर करूंगा। मैं इस टॉपिक को इस तरह से कवर करूंगा कि ये माइंड में सेट हो जाए, यह टॉपिक अपने आप माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। मैं इस तरह से इस टॉपिक को कन्वे करने की कोशिश करूंगा ताकि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन ना हो और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाएगा वो आपसे आसानी से बन जाएगा। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मौजूद भी है जो बिहार ज्योग्राफी स्पेशल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैं इस टॉपिक को और भी अच्छे बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे। इस टॉपिक में जो भी मैं फैक्ट्स वगैरह कवर करूंगा वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। वही मैं कवर करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एग्जाम में बिहार की मिट्टी से जो क्वेश्चन बनाता है, तो बिहार की मिट्टी के क्वेश्चन को किससे कनेक्ट करके बनाएगा वो एक नज़र हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार की मिट्टी से जो क्वेश्चन बना के पूछेगा वो भूगर्भिक संरचना से जोड़कर पूछेगा। भूगर्भिक संरचना का मतलब हुआ कि बिहार की जो चट्टानें किस प्रकार से हैं, बिहार की जो चट्टानें हैं उसका संबंध मिट्टी से किस प्रकार से, उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है, चट्टानें हैं, उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन बना के बिहार की मिट्टी से कनेक्ट करके पूछेगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक संरचना से कनेक्ट करके क्वेश्चन बना के पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए उच्चावच या धरावतली है, यानी कि उच्चावच मतलब ऊंचाई के आधार पर, धरातली मतलब मैदानी क्षेत्र के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार का मतलब ये हो गया कि पर्वतीय इलाका हो गया या पठारी क्षेत्र हो गया। धरातली का मतलब हो गया मैदानी क्षेत्र हो गया। तो उससे कनेक्ट करके मिट्टी का क्वेश्चन बनाकर पूछता है। और जिले से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ये मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, या ये मिट्टी कहाँ बिहार के जिले में पाई जाती है, तो इससे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा। चौथा, नदियाँ से कनेक्ट करके पूछेगा कि बिहार में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है, जैसे अपोड़ मिट्टी हुआ, जलोढ़ मिट्टी हुआ। तो इस तरह से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी एग्जाम में, जो कि आगे हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट में, क्वेश्चन में भी देखेंगे, क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग किस तरह से कवर करेंगे वो हम लोग यहाँ पे एक नज़र समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि बिहार मैप पे जो मिट्टी का एनिमेशन है, सॉइल है, जो लोकेशन है मैप पे, बिहार के मैप पे, उसको हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले देखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोगों के माइंड में इमेज बन जाएगा कि कौन सी मिट्टी बिहार के कौन जिले पे कहाँ पे मौजूद है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बन जाएगा। उसके बाद फिर इस टॉपिक से, यानी कि इस मिट्टी के टॉपिक से जो मिट्टी हम लोग देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन और थ्योरी देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वही कवर करेंगे। एक्स्ट्रा इसमें हम लोग नहीं ऐड ऑन करेंगे ज़्यादा। उसके बाद जब थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं वो मैंने इम्तियाज़ अहमद, लूसेंट, आर्यन, घटना चक्र, क्रॉन और अदर सोर्सेज से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो कि हम लोग लास्ट में सब सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक का पहला पार्ट देख लेते हैं, जो कि हम लोगों को एनिमेशन देखना है मैप पे, कौन सी मिट्टी कहाँ कैसे लोकेशन है। उसके बाद फिर इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चट्टानों में अंतर के कारण मिट्टियों में विभिन्नता पाई जाती है। मिट्टी में जो विभिन्नता पाई जाती है वो चट्टानों के कारण पाई जाती है। क्यों? तो चट्टानों से ही मिट्टियों का निर्माण होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कैसे। बिहार कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा बिहार की मिट्टी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो किस प्रकार से किया गया है? उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी, है ना। ये 3 तरह से बिहार में मिट्टी को वर्गीकृत किया गया। कैसे किया गया? और पहला ये है उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। ये उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी नॉर्थ साइड है, ये है ना। गंगा नदी यहाँ से, गंगा नदी है, गंगा नदी जो बिहार को 20 से 2 भागों में विभाजित कर रहा है मोटा मोटी लगभग। तो ये है उत्तर साइड का मैदान, नॉर्थ मैदान। और उसके बाद दूसरा ये है दक्षिण का मैदान, और तीसरा है पठारी क्षेत्र, यानी बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये तीसरा है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हुआ। तो बिहार कृषि अनुसंधान द्वारा बिहार की मिट्टी को इसी आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब फिर उसके बाद से ये हर एक क्षेत्र पे हम लोग मिट्टी देखेंगे आगे को, ये किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी कैसी पाई जाती है। ये हम लोगों ने मैप पे एनिमेशन देख लिया कि बिहार की मिट्टी किस तरह से विभाजित है ना, बिहार के मैप पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार की नदियाँ बिहार में 2 दिशाओं से प्रवेश करती है। एक है उत्तर की दिशा, ठीक है, और एक है दक्षिण की दिशा। उत्तर की दिशा जो नदियाँ प्रवेश करती है वो हिमालय क्षेत्र से करती है, और दक्षिण दिशा में जो नदियाँ प्रवेश करती हैं वो पठारी क्षेत्र से करती है। अब बिहार की नदियाँ का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, काफ़ी अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, जो किसी चैनल के बिहार स्पेशल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।
अब ये है बिहार की नदियाँ, ठीक है। बिहार की नदियाँ अपने साथ मिट्टी को लेकर आकर बहाती है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, उत्तर का साइड है, उत्तर का क्षेत्र है, ये उत्तर का एरिया है। उत्तर बिहार में जो मिट्टी है वो 4 प्रकार की मिट्टी, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। एक पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी, दूसरा दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी, तीसरा है बलसुंदरी मिट्टी और चौथा है खादर मिट्टी, है ना। ये 4 प्रकार की मिट्टी है जो कि हम लोग उत्तर बिहार की मिट्टी पढ़ना है और जिसका संबंध नदियों के द्वारा ही है। अब दक्षिण पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है दक्षिण बिहार के पठार की मिट्टी, है ना। तो दक्षिण बिहार के पठार की मिट्टी 6 मिट्टी है टोटल हम लोगों को पढ़ना है। तो दक्षिण साइड की मिट्टी है, तो पहला है कगारी मिट्टी, दूसरा ताल या टाल क्षेत्र की मिट्टी, तीसरा है करेल केवाल की मिट्टी, चौथा है बलथर मिट्टी, पांचवा लाल बलुई मिट्टी और छठा है लाल पीली मिट्टी, है ना। तो ये दक्षिण बिहार का दक्षिण एरिया का मिट्टी, यानी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र की 6 मिट्टी है। तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र की टोटल कितनी 4 मिट्टी है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र की टोटल कितनी 6 मिट्टी है, ठीक है। इतनी सारी मिट्टी को ही हम लोगों को पढ़ना है। सारी मिट्टी को हम लोग अभी मैप पे एनिमेशन देखेंगे, उसके बाद इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मिट्टी के बारे में एक समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण होता है और एवं उसके निक्षेपण के कारण होता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मैंने ड्राइंग डिजाइन किया है ये चट्टान है ना। तो मिट्टी जो बनती है चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और फिर केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के जरिए सैकड़ों साल बाद फिर मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें मिट्टी के निर्माण में जो जो फैक्टर काम करते हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे सूरज है, हाँ। तो सूरज की गर्मी के फैक्टर एक काम करता है मिट्टी को बनाने में। पानी, बारिश है ना, बारिश है, पानी, वर्षा है, तो उसके वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। तो सूरज से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जब सूरज की गर्मी चट्टान पे पड़ती है तो चट्टान क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को। यानी दिन में चट्टान क्या करता है, सूरज के जो जरिया जो हीट मिलता है हम लोगों को वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे चट्टानों में क्या एक्सपेंशन होता है, जो थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, उष्ण प्रसार कहते हैं उसको। तो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो दिन में होता है और फिर रात में जब सूरज डूब जाता है तो फिर जो थर्मल एक्सपेंशन के बदले अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब चट्टान जब ठंडा होता है तो उसमें सिकुड़ता है। तो गर्मी की वजह से चट्टानों में थर्मल एक्सपेंशन होता है दिन में, और रात में फिर चट्टानों में क्या कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चट्टान का जो ऊपरी परत है वो टूटता है, ठीक है। तो उसी के टूटने की वजह से फिर मिट्टी का निर्माण होता है। फिर क्या, बारिश होती है, बारिश के चोट की वजह से, पानी के चोट की वजह से भी चट्टान का ऊपरी परत टूटता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन है या जलवायु के कारण चट्टान का ऊपरी परत टूटता फूटता है। तो ये सारा फैक्टर मिलकर चट्टान के ऊपरी परत को तोड़ते हैं। अब चट्टान का ऊपरी परत टूटता है फिर वही आगे घर्षण के जरिए, घर्षण के द्वारा फिर मिट्टी का धीरे धीरे सैकड़ों सालों में रूप लेता है। इस तरह से मिट्टी का एक मोटा मोटे निर्माण होता है और फिर यही मिट्टी फिर नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। कुछ मिट्टी चट्टान के समीप रहती है, जो चट्टान के समीप मिट्टी रहती है वो अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। जो नदियों के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो वो अपूर्ण मिट्टी कहलाती है। तो ये मिट्टी का ओवरव्यू हुआ, शॉर्ट ओवरव्यू मिट्टी का कैसे बनता है। मिट्टी बनने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। निर्माण के आधार पर मिट्टी दो प्रकार से, एक अवशिष्ट मिट्टी, एक अपूर्ण मिट्टी। जैसे कि बताया मैंने, अवशिष्ट मिट्टी हुआ कि चट्टानों के टूटने फूटने के बाद जब मिट्टी का निर्माण होता है तो वह मिट्टी चट्टानों के समीप ही वहीं बैठ जाती है, वहीं पर रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। लेकिन जब मिट्टी का निर्माण होने के बाद जब नदियां उस मिट्टी को बहाकर बाढ़ के जरिया, पानी के जरिया, वर्षा के जरिया एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है तो फिर इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग अपूर्ण मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की बनावट या उसके कणों के आकार से मिट्टी में जल धारण की क्षमता का पता चलता है। यानी कौन सी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा है ये मिट्टी के कण के वजह से पता चलता है, ठीक है। जैसे ये कुछ कण है, इस तरह का कण सब बना हुआ, कोई मोटा कण, पतला कण है ना, मिट्टी है, मिट्टी का अलग अलग कण है। ये मिट्टी कण है, कुछ मिट्टी कण ऐसे 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 है, कुछ कंकड़ के रूप में, कुछ पत्थर के रूप में। तो जैसा कण रहेगा वैसा ही मिट्टी में पानी का एब्जॉर्प्शन रहेगा। तो मिट्टी के कण कौन कौन से हो सकते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक क्ले, सिल्ट, बालू, बजरी, ये सब क्या मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं। तो जो क्ले है, क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी है या चीका मिट्टी है, तो उसका जो कण होता है बहुत ही महीन होता है, एकदम महीन महीन, चिपका चिपका, सटा सटा होता है, ठीक है। इसकी महीन कण के कारण ये पानी को पकड़ के रखती है, तो इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होगी। अब सिल्ट है, ये भी सूक्ष्म कण है, पांशु कण है, ठीक है। तो ये कम से कम चिकनी मिट्टी से थोड़ा दूर 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 है, इसके कण थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो इसका पानी का एब्जॉर्प्शन इसमें भी होता है, लेकिन ये क्ले के रिस्पेक्ट में कम होता है।
बालू, बालू कण तो मोटा कण होता है, पानी से क्या होगा, धारण करने की क्षमता कम। बजरी तो और भी बड़ा बड़ा टुकड़ा, इसमें तो और भी पानी को धारण करने की क्षमता कम होगी। ये कणों का आकार है, ये कणों के आकार के हिसाब से मिट्टी का कण है। उसके बाद मिट्टी में क्ले की प्रधानता होने पर उसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। ये सिंपल सा चीज है। फिजिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में जो है प्राकृतिक संरचना आता है, यानी ऊंचाई और मैदानी क्षेत्र के हिसाब से आता है। तो जैसे एग्जांपल ले लें तो शिवालिक पर्वत एवं तराई का क्षेत्र, मैदानी का क्षेत्र, दक्षिणी पठार का क्षेत्र। तो ये क्या ऊंचाई या धरातली के आधार पर है, ऊंचाई या मैदानी क्षेत्र के आधार पर मिट्टी यहाँ पर बनती है या मिट्टी मौजूद है, इसके हिसाब से। अगर भूगर्भिक संरचना के हिसाब से समझे तो भूगर्भिक मतलब भू, भूमि, जमीन, गर्मी, जमीन के अंदर। तो भूगर्भिक मतलब जमीन के, तो जमीन के अंदर क्या चट्टान का रूप होगा। तो ऑर्कियन चट्टान है, धारवड़ युग की चट्टान है, विंध्यन युग की चट्टान है, टर्शरी युग की चट्टान है, क्वाटरनी चट्टान है। तो 5 प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती है। तो जो मिट्टी तो चट्टान से बनती है, तो अगर इन प्रकार के चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हुआ, इस चट्टान में जो गुण मौजूद होंगे वही गुण मिट्टी में मौजूद होंगे। इसको मैप पे एक नजर देख लेते हैं। ये जो मैप पे है, ये इलाका जो है ये ऑर्कियन युग का इलाका है, ठीक है। ये जो एरिया है ये ऑर्कियन युग के बाद फिर धारवाड़ युग आता, तो ये धारवाड़ युग का भी एरिया है। इधर का जो है इलाका या क्षेत्र है वो विंध्यन का क्षेत्र है। ऊपर में भी यहाँ भी विंध्यन का क्षेत्र, ये टर्शियरी चट्टान का क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र है जो क्वाटरनी चट्टान का क्षेत्र है। तो ये सब जितनी भी सारी चट्टानें मौजूद हैं, यहाँ पर के चट्टान से जो मिट्टी बनेगी, ठीक है, वो मिट्टी में वही गुण होगा जो यहाँ के चट्टानों में गुण होगी। जैसे यहाँ अब्रक है, माइका है, ग्रेनाइट है, स्लेट है, क्वार्ट्स है, तो यहाँ पर की मिट्टी में ये सब गुण पाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये विंध्याचल का जो चट्टान है, तो यहाँ पर जो मिनरल्स मौजूद हैं यहाँ के चट्टानों में, वही चीज़ मिट्टी में मौजूद होगा। सैंड, स्टोनडोलामाइट, सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्वार्ट्स है, तो यहाँ पर के चट्टानों में की मिट्टियों में यही गुण पाया जाएगा। तो ये चट्टान का यहाँ पे महत्व है मिट्टी के लिए। अब मिट्टी के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मिट्टी का कितना स्थान है, कैवां स्थान है या फैलाव है, उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है भारत में वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, यानी जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, कछारी मिट्टी। तो ये तीनों एक ही नाम से जानी जाती है। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाया जाता है वो काली या रेगुर मिट्टी पाया जाता है। तीसरा सबसे पाया जाता है लाल मिट्टी। चौथा जो पाया जाता है वो लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। अगर जलोढ़ मिट्टी को समझें या कछारी मिट्टी को समझें तो ये 2 प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, एक नई मिट्टी होती है, एक पुरानी मिट्टी होती है। नई मिट्टी या नवीन मिट्टी जो होती है वो बाढ़ के कारण बनती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो भी निर्माण होगा वो निचली घाटी में होगा, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होगा वो ऊंची घाटी में होगा। क्यों? क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो भी निर्माण होता है बाढ़ के कारण होता है। अब बाढ़ का पानी वहीं घुसेगा जहाँ की घाटी निचली घाटी हो, जहाँ का सतह निचला सतह होगा। तो जहाँ निचला सतह होगा बाढ़ का पानी वहाँ घुसेगा, और जहाँ बाढ़ का पानी घुसेगा वहाँ नई मिट्टी का निर्माण होगा। क्यों नई मिट्टी का निर्माण होगा? क्योंकि बाढ़ अपने साथ नई नई मिट्टी को बहाकर एक स्थान दूसरे स्थान लेकर आता है। तो बाढ़ के साथ जो मिट्टी घुल कर या उसके साथ बहाव के साथ बहकर जो मिट्टी आएगी, तो नीचे की घाटी में पानी बहेगा, तो वहां पर जो मिट्टी का निक्षेपण होगा तो नई मिट्टी कहलाएगी। और बाढ़ का पानी जिस स्थान पर नहीं जा सकता, यानी जो ऊंचा स्थान है, तो वहां पर जो ऑलरेडी पहले से मिट्टी मौजूद थी तो वही का वही मिट्टी रहेगी। तो वहां पर नया मिट्टी आया नहीं। जब नया मिट्टी आया नहीं तो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा? पुराना मिट्टी कहलाएगा जो ऑलरेडी पहले से मौजूद था। इसलिए ऊंचे स्थान पर हमेशा पुरानी मिट्टी पाई जाएगी और नीचे की घाटी पर हमेशा नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, नई मिट्टी पाई जाएगी। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी से नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि खादर मिट्टी है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है या पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर मिट्टी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? खादर से मैं निकाल लेता हूँ ट्रिक क्या, चादर, है ना। चादर निकाल लिया। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, या अक्सर अनदिने हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर का चादर बदलते हैं, बेड का बेडशीट बदलते हैं ना। तो नया चादर लगाते हैं। तो नया चादर मतलब नया का मतलब क्या होगा? नवीन। तो नया हुआ नवीन, नवीन का मतलब क्या हुआ? नवी जलोढ़ मिट्टी। तो खादर से चादर या चादर से खादर, तो चादर बदलते हैं तो नया चादर लाते हैं, नया चादर मतलब लाए तो नई मिट्टी हो गया। इसका मतलब चादर से खादर, खादर से मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसलिए खादर मिट्टी जो होगी वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। अब बांगर ऑब्वियसली हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो बांगर को एक और तरीके से भी याद सकते हैं हम लोग। बांगर सामान सब जो छोटा छोटा पुराना सामान सब जो घर का बचा होता है, कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो अपना पुराना बांगर सबको बेच देते हैं। लोग बोलते हैं बांगर हटाओ, ऐसा बेकार बेकार बांगर वगैरह चीज़ सब हटाओ यहाँ से, कबाड़ी वाले को बेच दो। तो जो पुरानी चीज़ जो होती है उसी को हम लोग बांगर कहने लगते हैं। तो यहाँ से हम लोग को याद हो जाएगा क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी को याद रख सकते हैं ट्रिक और टेक्निकली। बिहार का अधिकांश भाग जो है वो कछारी या जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। अब आते हैं हम लोग काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पे। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है,
और रेगुलर मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट के चट्टान से होता है। एक चीज यहाँ पे हम लोग समझ लें कि जलोढ़ मिट्टी का जो भी निर्माण होता है या कछारी मिट्टी का जो भी निर्माण होता है तो बाढ़ के पानी से होता है, ठीक है। लेकिन जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो ऑलरेडी पहले कभी बाढ़ आया होगा तो उससे निर्माण होता है। तो जिस स्थान पर बार बाढ़ आएगा वो वहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, और जहाँ बाढ़ नहीं आएगा बार बार तो वहाँ पर ऑलरेडी पुरानी मिट्टी मौजूद होगी। तो काली मिट्टी को ही रेगुलर मिट्टी कहा जाता है, और रेगुलर मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है। अब बेसाल्ट चट्टान जो हुआ अग्नि चट्टान से होता है। तो एक्चुअली चट्टान तो दो प्रकार की होती है, एक होती है अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान। और तीसरे प्रकार की भी चट्टानें हैं जो कि अग्नेय या अवसादी चट्टान का ही रूपांतरित रूप होता है। इसलिए मेनली दो चट्टानें हैं मेरी नज़र में, अवसादी चट्टान, दूसरा है अग्नेय चट्टान, ठीक है। अग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी चट्टान होता है, तो यानी कि ज्वालामुखी के फटने से, लावा निकलने से अग्नेय चट्टान बनता है। अग्नेय चट्टान से फिर बेसाल्ट चट्टान बनता है। तो अग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान का ही रूप है, दोनों एक ही दूसरे रूप है। तो बेसाल्ट चट्टान का मतलब हो गया कि काली मिट्टी है वो अग्नि चट्टान से बनती है, यानी कि काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान से अगर बन रही है तो इसका मतलब अग्नि चट्टान से भी बन रही है। तो अग्नि चट्टान का ही आगे का रूप है बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, और सबसे ज़्यादा कपास की खेती जो होती है वो गुजरात में होती है। हालांकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखना, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन कपास की खेती जो होती है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। और जो कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कायांतरित चट्टान से होता है, नहीं मेटामॉर्फिक रॉक से होता है, कायांतरित चट्टान से होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से होता है। और लाल मिट्टी का जो रंग है वो आयरन के कारण होता है, यानी कि लोहे की मौजूदगी के कारण होता है। लोहा उसमें मौजूद रहता है मिट्टी में, तो लौह तत्व मौजूद रहने के कारण ही मिट्टी का रंग लाल मिट्टी होता है, इसलिए लाल मिट्टी ये कहलाती भी है। और जब उस इलाके में जहाँ लाल मिट्टी वहाँ वर्षा जब अधिक होती है तो वहाँ की मिट्टी का रंग क्या निक्षालन के जरिए क्या होता है, येलो हो, यानी पीला पीला मिट्टी बन जाता है, पीला कलर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पीला कलर की मिट्टी जो पाई जाती है वो केरल में पाई जाती है। हम लोग आगे मैप पे भी देखेंगे। और अब जो चौथा मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ही इस मिट्टी का भी रंग जो होता है वो लाल डार्क होता है। और इस मिट्टी में जो फसल उगाया जाता है या खेती की जाती है वो चाय की पत्ती की खेती की जाती है और इलायची की खेती की जाती है। इस मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी क्यों कहा जाता है इसको एक बार समझ लेते हैं। लेटेराइट में यहाँ से लेटर है, ठीक है, ये क्या है, लेटर है ना। लेटर का मतलब लैटिन भाषा में ईंटा होता है। लेटर का मतलब लैटिन भाषा में ईंटा होता है, ब्रिक्स होता है, ठीक है। तो चूंकि लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है ईंटे कलर का होता है, इसलिए इसको लेटर कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। अब मैप पे हम लोग देख लेते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। भारत का जो उत्तर का क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र जो है, ये जो इलाका है ये कौन पर्वतीय मिट्टी का है। ये मरुस्थलीय इलाका है, राजस्थान का इलाका। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के उत्तरी मैदान में सारी मिट्टी जो होती है जलोढ़ की मिट्टी होती है। ये इलाका काली मिट्टी का इलाका है, तो ये गुजरात का है, मध्य प्रदेश का और दक्कन पठार का है, महाराष्ट्र का इलाका है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है ये वो भारत के पश्चिम तट पे पाई जाती है ना। ये पश्चिम तट, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु नीचे है। और यहाँ जो है ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। और इधर का जो इलाका है यहाँ की मिट्टी जो है वो पूर्वी घाट पे पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी है। तो पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जैसे वो कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, नीचे तमिलनाडु हुआ, तो ये सब इलाके में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी घाट में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है। पूरा इलाका, ये जो इलाका है ये पूरा लाल मिट्टी का इलाका है, ये बीच का इलाका पूरा लाल मिट्टी का इलाका है। और यहाँ पर भी कुछ मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है। तो ये मिट्टी का ओवरव्यू मिल गया हम लोगों को मैप पे, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब एक नज़र यहाँ कॉलम में हम लोग देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तर विशाल के मैदान में और तटवर्ती मैदान में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन का पठार, मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात में। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के मैदान में। वन्य मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय ढलान में। मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र में। लवणी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात और पश्चिमी तट पे। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पठार में। पिट या जैविक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अल्मोड़ा, सुंदरबन में। पिट मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है, ह्यूमस को ही पिट कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधा सड़ता गलता है। अम्लीय मिट्टी, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होगी तो वह अम्लीय मिट्टी होगी। क्षारीय मिट्टी, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होगी वह क्षारीय मिट्टी होगी। दोमट मिट्टी में क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसमें चिकनी और बलुई कण दोनों प्रकार के मौजूद हों, तो इस प्रकार की मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। दोमट मिट्टी में 40% जो होता है बालू के कण, 40% मृतिका केले यानी चिकनी मिट्टी, और 20% गाद यानी पांचु कण या सिल्ट मौजूद होते हैं। तो ये दोमट मिट्टी का प्रॉपर्टी। दोमट मिट्टी का मतलब कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी।
जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है वहां पर मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऐसा क्यों? अब जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि मिट्टी में चूना की मात्रा कम होगी, क्योंकि वर्षा क्या करेगा, चूना जो होता है घुलनशील होता है, तो वर्षा या पानी क्या करेगा, चूना को अपने में घुलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर पानी के जरिए चला जाएगा। लेकिन जहाँ पर वर्षा कम होती तो मिट्टी में चूना मौजूद है, तो पानी वर्षा हो ही नहीं रहा, बारिश हो नहीं रहा, कम हो रहा, तो चूना ऑलरेडी कहाँ घुलेगा, तो मिट्टी में ही मौजूद रह जाएगा, घुल के तो कहीं बह कर बहा कर जाएगा नहीं कहीं बाहर। भावर क्या है, नवीन जोड़ मिट्टी, भांगर, ये क्या है, ये सब एक नज़र यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। भावर क्या है, एक क्षेत्र है जहाँ पर कंकड़ पत्थर, मोटा पत्थर या कंकड़, बजरी ये सब पाए जाते हैं, जो कि भी हम लोग देखेंगे। तो नवीन जोड़ों को समझ, नवीन जोड़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, भांगर भी कहते हैं, नवीन जोड़ मिट्टी को ही भांगर मिट्टी कहते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी को पुरानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हिमालय का क्षेत्र है ना, हिमालय का क्षेत्र के बाद ये जो इलाका आता है, ये क्षेत्र आता है, ये भाबर का क्षेत्र होता है। भाबर के क्षेत्र में जो एरिया है या क्षेत्र है, इसमें मोटा मोटा कंकड़ पत्थर, बजरी, चट्टान, ये सब पाया जाता है। उसके नीचे का जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये तराई का क्षेत्र है। ये क्या, तराई का क्षेत्र है। तो तराई का क्षेत्र क्या है, दलदली टाइप का क्षेत्र होता है। उसके नीचे जो ये सब जो इलाका पड़ता है नजदीक में, ये खादर का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी या नदी का पानी जो है वो अपने साथ नई मिट्टी को ले आता है और यहाँ पर निक्षेपित करता है। तो ये नया इलाका हो गया अब किसका, खादर का क्षेत्र। लेकिन ये जो बाहर का क्षेत्र, ये सब जो मौजूद है, ये क्या है, ये बांगर का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी, यहाँ पर का जो है इलाका, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो बाढ़ का पानी यही सब का इलाका, यही सब इलाके में पहुँचेगा, इसलिए ये सब इलाका जो है, ये इलाका है, ये खादर का है, और ये इलाका जो है ये क्या है, बांगर का इलाका है। अब ये है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, एक शेप है, ये एक शेप है डेल्टा, यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये एक शेप है ना। ये फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ये डेल्टा इसी को कहते हैं, त्रिभुज या ट्रायंगल को ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का जो निर्माण होता है वो नदियों के दो भाग में टूटने की वजह से होता है। जैसे ये क्षेत्र है ना, ये कुछ, अब नदी यहाँ से बह के निकल, ये नदी यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से भी बह के जा रही है और यहाँ से भी बह के जा रही है। और मेन जो नदी है, ये नदी सोर्स है, मेन नदी जो मुख्य धारा नदी का ये, तो यहाँ से ये आके यहाँ मिल रही है, ये नदी आके यहाँ आके मिल रही है। तो ये जो इलाका जो बन जाता है वो डेल्टा बन जाता है, बिल्कुल त्रिभुज की जैसे लगता है दिखने में, इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। ये है भाबर का क्षेत्र, इस तरह का भाबर का क्षेत्र, मोटा मोटा पत्थर सब, ये सब पूरा पूरा मोटा मोटा पत्थर मौजूद है ना, ये भाबर का क्षेत्र है। तो चूंकि यहाँ पर मोटा मोटा पत्थर, चट्टान, कंकड़ मौजूद होता है, तो नदियाँ क्या होती है, इसी के नीचे से बह कर निकल जाती है, इसलिए हम लोगों को ऊपर से नदी दिखेगा नहीं। निम्न हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी ओर बसा एक क्षेत्र है, कौन, भाबर है ना, ये भाबर है। निम्न हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण ओर बसा एक क्षेत्र है, भाबर का ये पूरा क्षेत्र। यह भूभाग हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर आदि के जमा होने के कारण बनता है, निक्षेपण के कारण बनता है। उत्तर भारत विशाल मैदान को ऊंचाई तथा भौतिकी गुणों के आधार पर 5 प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर और पांचवा डेल्टा, है ना। इतने भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। इस मैदान में छोटी नदियां पत्थर, बजरी, कंकड़ के ढेर के नीचे से प्रवाहित होती हैं। इस कारण ये नदियां अदृश्य हो जाती हैं। ऊपर तो मोटा मोटा चट्टान है, पत्थर है, तो क्या नदी नीचे से निकल जाएगी, तो जो कि हम लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए कहा जाता है कि नदियां अदृश्य हो गई हैं। यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी में नमी को देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा कहाँ पे नमी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा नमी जो पाई जाती है इस इलाके में पाई, ये जो इलाका है मधुबनी का, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिट्टी में नमी पाई जाती है। क्यों? कि सारी नदियों का जाल जो है इधर से होकर गुजरता है। कमला है, बलान है, कोसी है, ये सब जितनी सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां सब हैं, तो सारी नदियां इधर से ही होकर एक जाल के रूप में, फैलाव के रूप में यहाँ से बहते हुए आगे जाके गंगा नदी में मिलती हैं। इसलिए ये जो इलाका होगा, ये जो इलाका होगा, ये इलाका ये ज़्यादा नमी युक्त होगा। उसके फिर बाहर वाला जो ये इलाका है तो इसमें ज़्यादा नमी युक्त होगा। उसके बाद जो ये जो इलाका है इसमें सब नमी युक्त होगा, ये सब इलाके में, ठीक है, ये इलाके में। उसके बाद कम जो होगा इस इलाके में होगा सबसे कम नमी, और सबसे ज़्यादा कम नमी जो होगा इस इलाके में होगा। तो ये जो पूरा पठारी इलाका है, तो यहाँ पर नदियों का जाल मौजूद है नहीं, इसी के वजह से यहाँ पे मिट्टी में नमी सबसे कम होगी। उत्तर मैदान की मिट्टी को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। उत्तर के मैदान में मिट्टी 4 मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, दलदली या तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और खादर मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी संबंध किससे, हिमालय पर्वत से। दलदली या तराई क्षेत्र का ये भी हिमालय पर्वत से। बलसुंदरी मिट्टी का संबंध ऊंचे स्थान से होगा, क्योंकि बलसुंदरी मिट्टी जो होती है पुरानी मिट्टी होती है। तो पुरानी मिट्टी कहाँ हो, जहाँ बाढ़ का पानी पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब ये ऊंचे स्थान पर मौजूद होगा।
और खादर मिट्टी नई मिट्टी जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी कहाँ पहुंचेगा, तो निचली घाटी में ही पहुंचेगा। तो बेसिकली 4 मिट्टी को हम लोगों को मैप पे पढ़ना है, जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो पर्वतीय मिट्टी हम लोग देख लेते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि पश्चिम चंपारण के क्षेत्र यानी बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी को पिडमॉन्ट स्वाइम भी कहते हैं। पिडमॉन्ट स्वाइम का मतलब क्या हुआ, पिड जो होता है वो ह्यूमस को कहते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के सड़ने गलने के कारण वहां पे ह्यूमस बनता है। तो इसी ह्यूमस को इंग्लिश में हम लोग पिट कहते हैं, इसलिए इस इलाके में ह्यूमस ज्यादा होता है, इसलिए इसको पिडमॉन्ट स्वाइम भी कहा जाता है। दूसरा, ये जो इलाका है ये दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी है। ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में रहता है। ये तराई का जो क्षेत्र है वो नेपाल के समानांतर होता है। तो ये तराई के क्षेत्र में कौन कौन से एरिया कवर करता है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे के सारे इलाके को क्षेत्र करता है दलदली या तराई की मिट्टी। ठीक है, चूंकि इलाका थोड़ा दलदली होता है इसलिए इसको दलदली मिट्टी कहा जाता है। तराई क्षेत्र की मिट्टी है, नेपाल के हिमालय के क्षेत्र की मिट्टी है। तीसरी मिट्टी है तो खादर मिट्टी है। ठीक है, और चौथी मिट्टी जो है वो बलसुंदरी मिट्टी है, यानी कि बांगर मिट्टी है। अब एक नज़र यहाँ पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये मिट्टी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, नहीं बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वतीय पादी मिट्टी। पर्वत पादी का मतलब क्या हुआ कि पर्वत तो हम लोग को पता है हिमालय पर्वत, यहाँ पर शिवालिक पर्वत है। अपाद का मतलब क्या हुआ, पद है ना, पद चिन्ह हम लोग बोलते हैं। तो पर्वत का पद चिन्ह यानी बॉटम। तो जो पर्वत का, हिमालय पर्वत का जो बॉटम है वो कह रहा है यहाँ पर, बॉटम में जो मिट्टी यहाँ पाई जाती है वो एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, यानी पिक यानी ऊंचाई चोटी, दूसरा है पद होता है नीचे का हिमालय पर्वत। तो उसी को कह रहा है यहाँ से, उसी से नाम से बना पर्वत पादी मिट्टी। ये जो इलाका है पूरा दलदली तराई की मिट्टी है। उसके बाद तीसरा नवीन मिट्टी है, खादर मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये है पूरा नवीन खादर जलोढ़ मिट्टी, ये पूरा इलाका नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी है पूरा इलाका है। उसके बाद से ये जो इलाका नीचे का ये इलाका, ये बलसुंदरी इलाका है, ये बलसुंदरी मिट्टी का इलाका है। तो ये जो पूर्वी चंपारण जो है, यहाँ से मुजफ्फरपुर आधा कटा, यहाँ से समस्तीपुर आधा कटा, उसके बाद यहाँ सहरसा आधा कटा, उसके बाद पूर्णिया कटा। तो ये जो पूरा इलाका है इसका दक्षिणी भाग, ये जिला जितना सारा जो जिला है जहाँ से मैंने लाइन खींचा है, ये पूरा दक्षिणी भाग जो है बलसुंदरी मिट्टी है, उत्तरी भाग पूरा क्या है, खादर मिट्टी है, यानी नवीन जोड़ मिट्टी है। ये आगे हम लोग और भी थ्योरी पार्ट में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी में 4 मिट्टी पढ़ना है। कगारी मिट्टी, ताल या टाल क्षेत्र की मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, है ना। ये 4 मिट्टी को हम लोगों को पढ़ना है। तो ये रहा दक्षिण का मैदान, है ना, ये रहा। और यहाँ जो नीचे है ये पठारी इलाका है, ये वाला पठारी इलाका है पूरा। और यहाँ जो ये जो बीच में है ये पूरी पूरी सारी मिट्टी मौजूद है, चारों मिट्टी जो है, चारों मिट्टी जो है यहाँ यहाँ मौजूद है, जो कि हम लोगों को आगे अभी पढ़ना है। ठीक है, तो कगारी मिट्टी सबसे पहले हम लोग देख लें, कगारी मिट्टी को समझ लें। कगारी मिट्टी क्या होती है। एक्चुअली कगारी मिट्टी जो होती है, जितनी सारी नदियां हैं, नदियां के जस्ट बगल में जो मिट्टी तटबंध के रूप में मौजूद रहती है वही कगारी मिट्टी कहलाती है। उसी को कांपयुक्त मिट्टी भी कहा जाता है। तो जब भी कगारी मिट्टी के बारे में पूछो तो हम लोगों को समझ जाना है कि वो नदी के किनारे की मिट्टी। तो ये इसका नदी किनारे ये मिट्टी मौजूद है, ये नदी किनारे, ठीक है, ये नदी किनारे ये मिट्टी सब पूरा मौजूद है, ये नदी किनारे मिट्टी मौजूद है, ये सब यही मिट्टी है नदी किनारे कगारी मिट्टी। अब ताल या टाल क्षेत्र की मिट्टी, है ना, ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में रहता है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में कगारी मिट्टी रहती है ना। और ताल या टाल का क्षेत्र जो होता है वो जलमग्न होता है, यानी उसमें पानी लबालब भरा होता है। पानी भरा होने की वजह से इसमें खरीफ की फसल नहीं उगाया जा सकता, इसलिए इसमें रबी की फसल की जाती है ताल या टाल क्षेत्र में। ताल से हम लोग समझ सकते हैं तालाब, है ना, ताल से तालाब समझ सकते हैं। तालाब कैसा होता है, उसमें पानी भरा रहता है। तो बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में यहाँ पानी जो होता है वो भरा हुआ रहता है। इसी की वजह से खरीफ की फसल भी यहाँ पे उगाया नहीं जाता, बल्कि रबी की फसल अच्छी होती है। जो ताल या टाल क्षेत्र है, जो बक्सर है, पटना है, भोजपुर है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए भागलपुर तक ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में रहता है। नेक्स्ट है करेल केवाल मिट्टी। ठीक है, करेल केवाल मिट्टी को ही पुरानी जोड़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा इलाका हम लोग को दिख रहा है येलो येलो कलर का, ये पूरा करेल केवाल की मिट्टी है। उसके बाद बलथर मिट्टी। ठीक है, बलथर मिट्टी में मोटा अनाज उगाया जाता है, ये बलथर मिट्टी है। कैमूर से लेते हुए ये पूरा बांका का क्षेत्र तक ऊपर तक जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये बलथर मिट्टी, ये पट्टी के रूप में मौजूद रहती है, जो कि आगे हम लोग भी और थ्योरी में देखेंगे सारी मिट्टी को। तो ये पूरी पूरी चारों मिट्टी क्लियर हो गया मैप पे कहाँ। अब नेक्स्ट मिट्टी हम लोग दक्षिणी पठार की मिट्टी देख लेते हैं। दक्षिणी सीमांत पठार की जो मिट्टी है वो लाल बलुई मिट्टी है और लाल पीली मिट्टी है। लाल बलुई मिट्टी जो होती है कैमूर का क्षेत्र की मिट्टी है। ये लाल बलुई क्षेत्र का इलाका है, ये लाल बलुई मिट्टी के क्षेत्र का इलाका है ये वाला। ठीक है, कैमूर और कुछ भाग रोहतास का मौजूद है। तो यहाँ के इलाके की मिट्टी लाल बलुई मिट्टी है।
और दूसरा जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मिट्टी है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस इलाके का ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा लाल पीली मिट्टी का इलाका है, क्योंकि हम लोगों ने मैप पे अभी एनिमेशन पे देख लिया है। अब हम लोग जितना भी मिट्टी को देखा, अब सब मिट्टी को फिर से मैप पे तो देखेंगे, साथ ही साथ अब इसका थ्योरी भी, ओवरव्यू भी लेंगे। तो सबसे पहले उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी को हम लोग अंदर देख लेते हैं। पहला मिट्टी क्या है? पर्वतीय पादी मिट्टी है ना। ये अब हम लोगों ने देख लिया कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इसका थ्योरी देख लेते हैं। ये ब्लू कलर में मैंने लिखा कि इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए यह मिट्टी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की परत पतली होती है। तो मिट्टी की परत पतली क्यों होती है? क्योंकि इसमें ढाल है। तब जब बारिश होता है, वर्षा जो होता है, तो यहाँ पानी बहते हुए ऊपर की परत की मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा, इसलिए जो ऊपर की मिट्टी का जो परत है वो पतला होने लगता है। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है। उपजाऊ मिट्टी है, ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। ये चिकनी मिट्टी है, क्ले है। ये रंग हल्का भूरा एवं पीला होता है। ठीक है। उसके बाद अधिक वर्षा होने से आर्द्रता नमी अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा होने से आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस का मतलब वो जो पेड़ पौधा जो कि सड़ता गलता है, वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी को ही पिट कहा जाता है। इसलिए इस इलाके की मिट्टी को पिडमॉन्ट स्वयं भी कहा जाता है। उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें जो है यहाँ धान है, मक्का है, जौ है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फसल यहाँ पे है। अब दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी है ना, तो ये दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक है ना। ये पश्चिम चंपारण से यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है? 5 से 7 चौड़ी किलोमीटर कहाँ तक मौजूद है? ये किशनगंज तक मौजूद है। यह मैदान भाबर प्रदेश से दक्षिण दिशा में स्थित है। भाबर प्रदेश में जो नदियां अदृश्य हो जाती है, वे सभी तराई क्षेत्र में जाकर पुनः दृश्यमान हो जाती है। यह एक दलदली क्षेत्र है। बारीक पत्थर, कंकड़, चिकनी मिट्टी तथा रेत आदि से बना हुआ क्षेत्र है। यह चिकनी मिट्टी है जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला है। तराई क्षेत्र का पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक विस्तार है। इसका कारण पूर्व में अधिक वर्षा का होना है। इस क्षेत्र में पानी बिखरा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ ढाल की कमी है, अतः यह भूमि क्षेत्र सदैव नम बना रहता है एवं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है। यह मुख्यतः चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, पटसन, जौ आदि की फसलें उगाई जाती हैं। अब भांगर या नवीन जोड़ी मिट्टी देख लेते हैं ना। तो ये भांगर नवीन जोड़ी मिट्टी का इलाका है। यह तराई मिट्टी के दक्षिण क्षेत्र में मौजूद है, तो क्लियर है। सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा कोसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पूर्णिया और कोसी और सहरसा क्षेत्र में है। भांगर मिट्टी दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद पश्चिम के उत्तरी पश्चिम भाग में जाकर संकीर्ण होते हुए समाप्त हो जाती है ना। यहाँ पे संकीर्ण हो रही है, संकीर्ण जो हो रही है, ठीक है, ये संकीर्ण होते हुए जाकर समाप्त हो रही है, यही चीज को बता रहा है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात छोड़े गए अवसादों से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। खादर मिट्टी का या नवीन जलोढ़ मिट्टी का बाढ़ के द्वारा होता है, बाढ़ के पानी के द्वारा। इस मृदा का विस्तार गंगा घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा की निचली घाटी में होता है ना। निचली घाटी में होता है, ये याद रखना है। नवीन जोड़ मिट्टी का निर्माण निचली घाटी में, तभी तो बाढ़ का पानी घुस पाएगा, अगर नीचा नहीं होगा तो, क्योंकि पानी तो टॉप टू बॉटम बहता है। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। इसमें चीका की प्रधानता होती है। कहीं कहीं बालू की भी अधिकांश मात्रा मिलती है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। तो चूंकि चूना रहित इसलिए होगा चूंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी आता है, तो बाढ़ का पानी चूना को मिलाते हुए अपने में घुलनशील करते हुए जाकर नदी में मिल जाएगा। इसलिए इस इलाके में यानी कि नवीन जोड़ मिट्टी में चूना की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए जब चूना की मात्रा कम होगी तो ऑब्वियसली क्षार रहित भी होगी, क्षारी होगी नहीं। जहाँ चूना ज्यादा होगा वहाँ क्षार मिट्टी होगी। इसमें काफी उर्वरक शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। बलसुंदरी मिट्टी को ही पुरानी मिट्टी कहा जाता है ना। तो इसका पूरा जो इलाका है ये कौन है? गोपालगंज, पूरा सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा का दक्षिणी भाग, सहरसा का दक्षिणी भाग है ना, पूर्णिया का भी दक्षिणी भाग। तो ये क्या है? बलसुंदरी मिट्टी, ये पुरानी जोड़ मिट्टी है। इस मृदा का विकास जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, तब इस मृदा का विकास कैसे होता है? जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से मिट्टी को, यहाँ जो नवीन जोड़ मिट्टी है और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है,
तो इसको इस तरह से समझना है कि जहाँ बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो वो मिट्टी नवीन जोड़ मिट्टी होगी। अब उसको जो भी नाम दिया गया, अब जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा तो वो पुरानी जोड़ मिट्टी होगी, अब उसको अपने क्षेत्र में नाम दे दिया जाए। जैसे यहाँ बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता है तो इसलिए पुरानी जोड़ मिट्टी हुई, लेकिन इसका स्पेशल नाम भी दिया हुआ क्या, बलसुंदरी मिट्टी। अब जैसे दोआब का क्षेत्र है, दोआब के क्षेत्र में नहीं पहुंचता है बाढ़ का पानी, इसलिए वहां पर बलसुंदरी मिट्टी है। इसका विस्तार पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग, फिर घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक का पश्चिम भाग, और पूरा सारण जिला चंपारण का दक्षिण भाग तक फैला हुआ, जो कि यहाँ मैप पे हम लोगों को क्लियर दिख रहा है। प्रकृति इसकी कैसी है, तो क्षार प्रकृति की मृदा होती है, क्योंकि इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है। चूंकि क्षार प्रकृति है, क्यों होगा, चूंकि यहाँ बाढ़ का पानी पहुंचता है, जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में चूना मौजूद है, तो अब बाढ़ का पानी पहुंच नहीं रहा तो घुलेगा किसके साथ, घुलकर बहकर बाहर जा नहीं सकता, इसी मिट्टी के साथ निक्षेपित रहता है। पोटाश की मात्रा अधिकतर तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, ईख, धान, गेहूं और तंबाकू है। तंबाकू याद रखना कि तंबाकू जो खेती होती है वो बलसुंदरी टाइप मिट्टी में होती है। अब दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी का हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले कगारी मिट्टी, हम लोगों को पता है कगारी मिट्टी जो होती है वो बिहार की नदियों के किनारे एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मौजूद रहती है, जो कि प्राकृतिक तटबंध के रूप में पाई जाती है। यह मोटी कांपयुक्त चूना प्रधान मिट्टी है। इस मृदा का विकास गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, क्यूल, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे हुआ है। रंग हल्का एवं भूरा होता है। इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि है। अब ताल या टाल क्षेत्र की मिट्टी देख लेते हैं। तो टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जहां वर्षा में जल प्लावित रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह मृदा बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। यह भूरे रंग की मोटे कण वाली मिट्टी है। वर्षा के दिनों में जलमग्न रहने से इसमें खरीफ की फसलें उपजाना संभव नहीं होता है, इसलिए यहाँ रब्बी की खेती की जाती है। केरल के वाल की मिट्टी है ना, तो केरल के वाल की मिट्टी को हम लोग पुरानी जोड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो इस मृदा का विकास टाल क्षेत्र के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, पटना, उत्तरी गया, उत्तरी रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। इसका रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है ना। केरल मिट्टी जो होती है वो क्षार प्रकृति की होती है, जबकि केवाल मिट्टी जो होती है अम्ल एवं क्षारीय दोनों के गुण इसमें संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा में बालू, सिल्ट, चीका का मिश्रण पाया जाता है। इस मृदा में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें जो हैं धान है, गेहूं है, बाजरा है, अरहर है आदि है। अब बलथर मिट्टी को हम लोग देख लेते हैं। इस मृदा का विस्तार कैमूर से लेकर भागलपुर तक है ना, ये बलथर मिट्टी का विस्तार है। इसे लाल पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में हल्के कंकड़ मिलते हैं। इसमें लाल रंग की अधिकता होती है। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है ना, ऑब्वियसली है, बारिश का पानी ज्यादा तो होता नहीं, वर्षा इधर। इस मृदा में अत्यधिक अपरदन के कारण इस मृदा में कृषि की संभावना अत्यधिक कम होती है। इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि है। अब दक्षिण पठार की मिट्टी हम लोग देख लेते हैं। दो मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, एक लाल पीली मिट्टी। तो ये कौन सा, कैमूर का क्षेत्र है। यह मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के साथ साथ चीका, लेटेराइट मृदा के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में उगाए जाने वाली मुख्य फसल ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ आदि है। अब लाल पीली मिट्टी देख लेते हैं। तो इस मृदा का विस्तार बिहार के जमुई, मुंगेर के खड़गपुर, पहाड़ी, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है तथा आर्द्रता की कमी होती है। इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मुख्यतः मोटे अनाज और दलहन आदि होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट हो सकते थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको सॉल्व करने जा रहे हैं एक एक करके। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो कह रहा है नदियों द्वारा निर्मित है ना, नदियों द्वारा। तो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ कह रहा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो किस में पाई जाती है, पटना और गया में पाई जाती है। दुमट्टी, लोम मिट्टी
में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू का कण मिलता है, चिकना कण भी मिलता है, पांचू कण भी मिलता है, सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का नाम है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दिया से संबंध है। एक्चुअली होता है क्या, बाढ़ जब आता है मैदानी क्षेत्र में, जिस इलाके में जहाँ पर बाढ़ आता है तो वहां पर का जो भूमि क्षेत्र है वो दिया के आकृति के जैसा बन जाता है, इसलिए उस क्षेत्र को दियारा कहते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो भांगर मिट्टी का क्या मतलब हुआ? खादर मिट्टी या नवीन मिट्टी। तो गया में नहीं मिलता है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिल्कुल इसका आंसर बी हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी कछारी मिट्टी है ना, और क्या है पुरानी, तो क्या होगा इसका आंसर? बांगर होगा। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर, बिल्कुल नहीं। भारत नेपाल सीमा के समांतर, बिल्कुल सही, इसका आंसर बी हो जाएगा। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई है तो 1500 से लेकर 3000 मीटर है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? अपक्षय कर रहा है, अपक्षय का मतलब क्या होता है? डीके होना, ह्रास होना, घटना। तो बेसाल्ट लावा तो काली मिट्टी, काली मिट्टी कौन होगी? रेगुर मिट्टी। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, तो वह कौन सी है? लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी की सबसे कम होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? उपजाऊ लाल मृदा नहीं, काली मृदा नहीं, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो फसल है यही करती है, और सोयाबीन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्ल मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो खेतों में जिप्सम के उपयोग से। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो न्यूट्रल होता है, तो 6 से 7। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? काली मिट्टी महाराष्ट्र, ये सही है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, ये भी सही है। पिट मिट्टी गुजरात, ये गलत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां सीमित रूप में पाई गई थी? तो कह रहा प्राचीन काल, तो प्राचीन काल का मतलब प्राचीन चट्टान होना चाहिए, तो पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टान नहीं है, मध्य भाग में भी नहीं है, पश्चिम भाग में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, दक्षिणी भाग हो जाएगा। गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा की घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मिट्टियां पाई जाती है? तो ये क्या है? बाढ़ ग्रस्त होगा, ये क्या यहाँ पर ग्रस्त होना चाहिए, ये ग्रस्त होना चाहिए, बाढ़ग्रस्त। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेत एवं कंकड़ युक्त नहीं, चूना युक्त नहीं, भांगर टाइप की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी कह रहा है दोमट मिट्टी, तो बलसुंदरी सहरसा में भी पाई जाती है, सहरसा के दक्षिण भाग में, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग में, दरभंगा के दक्षिणी हिस्सा में। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? किशनगंज के समीप नहीं, पूर्णिया के पश्चिम भाग को नहीं, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग को। धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होगी? तो धान जूट की फसल के लिए नवीन मृदा उपयोगी होगी। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की हैं? तो अपोड़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा में पाई जाती है, पूर्णिया में पाई जाती है, दरभंगा में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल में भी पाई जाती है, किशनगंज में भी पाई जाती है, सीतामढ़ी में भी पाई जाती है। आंसर क्या होगा इसका? डी। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी कह रहा है, तो सहरसा के दक्षिण भाग में भी, दरभंगा में भी, मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग में भी। तो उपरोक्त क्या होगा? सभी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कह रहा है, तो नालंदा में पाई जाती है, बिल्कुल। मुंगेर में भी, भागलपुर में भी, सभी होगा इसका आंसर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती? उत्तरी गंगा के मैदान में करा। नवीन जोड़ पाई जाती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बलसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी आंसर नहीं होगा। बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिहार के लटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती? क्या लटेराइट मिट्टी है ना? तो गंगा के दक्षिणी
मैदान में नहीं, मैदान कह रहा है मैदान में नहीं पाई जाती। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, बिल्कुल सही, यहाँ पाई जाती है। यहाँ भी मैदान नहीं, तराई में भी तो नहीं पाई जाती। बिहार के किस भाग में अपोड़ मिट्टी की प्रधानता है? अपोड़ मिट्टी का मतलब क्या हुआ? जलोढ़ मिट्टी। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में, आंसर भी हो जाएगा, जो गंगा के उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्रधानता कह रहा है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो कौन से क्षेत्र की? नवादा क्षेत्र की। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कह रहा है क्या? दक्षिणी गंगा के मैदान के में कह रहा है। तो लैटेराइट मिट्टी जो मैदान में नहीं पाई जाती, करेल कैवाल मिट्टी है जो कि पाई जाती है। नवीन जलोढ़ी क्या कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तर क्षेत्र में। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। पश्चिम चंपारण में है, सीतामढ़ी में भी है, अररिया में भी है और किशनगंज में भी है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बलसुंदरी कह रहा है, तो बलसुंदरी सहरसा में भी है, दरभंगा में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, सारण में भी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? पुरानी जलोढ़ कह रहा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। रोहतास में है, गया में है, पटना में भी है, मुंगेर में भी, भागलपुर में भी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है पटना में है, बाढ़ में, मोकामा में, बढ़ैया में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ताल क्षेत्र के बारे में कह रहा है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो गंगा के दक्षिण पूर्व में, गंगा के दक्षिण पश्चिम में, या गंगा के मध्य, या गंगा के उत्तर पूर्व में? तो गंगा के दक्षिण पश्चिम में विस्तार है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है नालंदा क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, कैमूर के क्षेत्र में। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो खादर मिट्टी कह रहा है कोसी और महानंदा की घाटी, बिल्कुल ये भी है, गंगा की घाटी भी है, गंडक की घाटी भी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। भाबर का सीवान का पूर्वी भाग नहीं, पूर्णिया के पश्चिम भाग नहीं, किशनगंज के समीप नहीं, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग। बिहार पर्वतपाती विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? भांगर मिट्टी का रहा है, यानी कि भांगर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी, पूर्णिया और सहरसा और कोसी क्षेत्र में है, बिल्कुल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पटना में नहीं है, रोहतास में भी नहीं। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। तो भांगर मिट्टी नवीन मिट्टी या खादड़ मिट्टी या नई मिट्टी? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी फसल है, तो धान है, बिल्कुल, गेहूं है, बिल्कुल, गन्ना है, बिल्कुल, चना भी है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी क्या है? ताल मिट्टी का मतलब क्या हुआ? रबी का फसल, ठीक। तो रबी का फसल धान है नहीं, उसके बाद दलहन है, तिलहन है, गेहूं है, ये तो है। यहाँ भी धान है नहीं, यहाँ भी धान नहीं। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो तराई मिट्टी कह रहा है, तराई मिट्टी की सबसे प्रमुख फसल याद रखना पटसन है। तो इसमें क्या क्या है? धान है, गेहूं है, गन्ना है, दलहन है। उसके बाद इसमें तंबाकू है, दलहन है, पटसन है। तंबाकू तो नहीं होता। उसका दलहन, तिलहन, गेहूं है, गन्ना, धान का पटसन, ये। तो धान है ही, गन्ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो जलोढ़ मिट्टी कह रहा है ना, जलोढ़ मिट्टी। तो गेहूं, धान, ईख, चना, अरहर, बाजरा, ये सब है। तो आंसर क्या हो गया? ए। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। खादर मिट्टी कह रहा है। जूट, गेहूं, गन्ना, कपास, ये भी नहीं। जूट, कॉफी, ये भी नहीं। धान, गेहूं, गन्ना और जूट, बिल्कुल। आंसर इसका क्या हो गया? डी। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बलथर मिट्टी कह रहा है, तो अरहर है, ज्वार है, बाजरा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में? काप मिट्टी, काप मिट्टी पता है, नदी के किनारे तटबंध के रूप में रहता है। तो यहाँ पे नवादा नहीं, नालंदा भी नहीं, जमुई भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? भागलपुर। बिहार के किस जिले में अबरक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में अबरक मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कह रहा है ना, वो दक्षिण भाग का। तो तराई तो उत्तर में पड़ता है, ताल सटा हुआ, ये भी नहीं। बांगर और केवाल दो है, तो केवाल मिट्टी को कहा जाता है। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो खगड़िया में है।
बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती? उत्तरी गंगा के मैदान में भी है। तो नवीन मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी ये नहीं पाई जाती, तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, इसका आंसर बी हो गया। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? भांगर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो गया में नहीं होगा। पूर्णिया है, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर, बिल्कुल आंसर इसका बी हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।